हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में यहाँ कह सकते हैं जो हम लोगों ने इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात की थी ना, की थी जी सर। इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात हम लोगों ने की थी, उसमें सेक्शन 16 समझाया था। हाँ, 16A देखा था, जॉब वर्कर वाला। हाँ, सेक्शन 17 अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा। सेक्शन 17 एंड 18 इनपुट टैक्स क्रेडिट में अब तक हम लोगों ने केवल 2 सेक्शंस के बारे में डिस्कस किया है। जब भी हम बात करेंगे जीएसटी के रेफरेंस में इनपुट टैक्स क्रेडिट की, क्योंकि ये टॉपिक पहले भी लोगों को दुखी करता था और आज भी इसका उतना ही कंट्रीब्यूशन और रोल है जीएसटी आने के बाद। मैं फिर से बोलता हूं, सेक्शन 16 में मैंने बताया था कि कोई भी बंदा जिसने पेमेंट किया है इनपुट टैक्स का और वो रजिस्टर्ड बंदा है, देन ही कैन गेट द इनपुट टैक्स क्रेडिट। जी सर, पहला आपने 16 में यही बताया था पॉइंट। सेकेंड पॉइंट मैंने बताया था कि अगर कोई बंदा जो रिस्पॉन्सिबल है इस एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए और उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होने के 30 दिनों के अंदर अगर रजिस्ट्रेशन करवा लेता है तो उसको, जब उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थी रजिस्ट्रेशन की, बशर्ते उसका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हो गया हो। मैं फिर से बोलता हूं, अगर किसी बंदे की रेस्पॉन्सिबिलिटी तय हो गई है कि उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है और उसने इस चीज को फॉलो करते हुए विद इन अ टाइम लिमिट ऑफ 30 days he applied for the purpose of registration and he got the registration successfully, then in that case he'll get the credit of all those inputs which were lying in his possession at the time of ऑब्लिगेशन अराइजेज। मीन्स जब उस बंदे ने मान लेते हैं 1 अप्रैल को, 2 मिनट के लिए सपोज करते हैं, 28 अगस्त को उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी तय हो गई कि उसको रजिस्ट्रेशन कराना है और उसने 25 सितंबर तक विद इन 30 days उसने एप्लीकेशन दाखिल कर दी और उसको रजिस्ट्रेशन मिल गया। तो 27 अगस्त को उसके पास जितने भी क्लोजिंग स्टॉक्स रहे होंगे, जो 28 अगस्त को ओपनिंग की तरह दिख रहे होंगे, चाहे वो फिनिश्ड हो, चाहे वो रॉ मटेरियल के फॉर्म में हो, चाहे वो WIP के फॉर्म में हो, उन पर वो क्रेडिट अवेल कर सकता है। अच्छा, अगर किसी बंदे ने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवाया है, ऑब्लिगेशन नहीं था, तो जिस दिन उसको रजिस्ट्रेशन मिलेगा, मान लेते हैं ऐसे बंदे को रजिस्ट्रेशन मिल गया 25 को, ही वॉज नॉट रेस्पॉन्सिबल टू गेट द रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी, और उसने रजिस्ट्रेशन करवा लिया 25 सितंबर को सक्सेसफुली, ही गॉट द रजिस्ट्रेशन ऑन 25 सितंबर। तो 24 सितंबर को जो उसके पास स्टॉक होगा उसका वो क्रेडिट ले सकता है, नॉट बिफोर दैट। ओके, इसी तरह अगर कोई बंदा पहले सेक्शन 8 में यानी कंपाउंडिंग स्कीम में था, याद होगा मैंने ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस की हैं, फिर से मैं यहाँ पर आपको केवल समराइज कर रहा हूँ, रिवीजन करवा रहा हूँ। अगर कोई बंदा सेक्शन 8 में कंपाउंडिंग या कंपोजिशन स्कीम में फॉल करता था और वो अब सीज कर गया सेक्शन 8 में आने से, यानी वो रजिस्टर्ड बंदा हो गया, नॉर्मल एसएससी बन गया, तो उस केस में भी जिस दिन उसको रजिस्ट्रेशन मिलेगा, यहां मैंने आपको रोका था, तो कहा गया जिस दिन वो सीज करता है नॉन टैक्सेबल से टैक्सेबल, टैक्सेबल तो पहले भी था ओनली अ स्मॉल परसेंटेज, तो पहले भी वो टैक्सेबल था, अभी भी वो टैक्सेबल है, लेकिन वो पहले वो कंपोजिशन स्कीम में था, अब वो नॉर्मल एसएससी की तरह बिहेव करेगा और इनपुट टैक्स क्रेडिट लेगा। तो उस केस में जिस दिन ऐसा वो सीज करता है, तो उस दिन जो उसके पास स्टॉक बचा हुआ है, रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स और WIP, उसका वो क्रेडिट ले सकता है। ये बताया था जी सर, बताया था। और मैंने ये भी बताया था कि अगर आपने कोई सप्लाईज ली है, चाहे सप्लाईज ऑफ गुड्स हो, चाहे वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो, इनवॉइस इश्यू होने के बाद 1 साल के अंदर अंदर आप क्रेडिट ले लें, नहीं तो आपका वो लैप्स कर जाएगा। जी सर, आपने ये भी बताया था।
और अगर आप कोई आईटीसी लेते हैं तो सामान का यूज जो आपने सप्लाई परचेज किया है, सप्लाई ली है, चाहे वो गुड्स की हो चाहे सर्विसेज की हो, जिन पर आप आईटीसी क्लेम करना चाहते हैं, तो आप केवल उसी पोर्शन के लिए आईटीसी क्लेम कर सकते हैं सामानों के, सप्लाई ऑफ गुड्स के और सप्लाई ऑफ सर्विसेज के, जिनको आपने बिजनेस में यूज किया है, नॉट फॉर अदर पर्पजेस। दूसरा मैंने इसमें आगे बढ़ करके बताया था कि आपके दो तरह के सामान हो सकते हैं, एक हो सकता है टैक्सेबल गुड्स और एक होता है टैक्सेबल सप्लाईज और एक होता है नॉन टैक्सेबल सप्लाईज। जब हम टैक्सेबल सप्लाईज की बात करते हैं तो उसमें जीरो रेटेड गुड्स भी सप्लाईज भी शामिल हो जाती हैं और नॉन टैक्सेबल में एग्जेम्प्ट भी शामिल हो जाती हैं। तो अगर मुझे कोई इनपुट टैक्स की क्रेडिट लेनी है तो हम उतने पोर्शन का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते जिनका यूज मैंने किस में किया है, नॉन टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड गुड्स में या सप्लाई ऑफ सर्विसेज में और सप्लाई ऑफ गुड्स में। जी, तो ये तो हम लोगों ने देख लिया था। हाँ, ये भी बताया था कि आप उस पोर्शन पर, जिस पोर्शन पर आप डेप्रिसिएशन का क्लेम करते हैं, यानी अगर इनपुट टैक्स को एज अ कॉस्ट पोर्शन मान लेते हैं और उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं, देन यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू गेट द आईटीसी देयर ऑफ अगेन। जी, इसके अलावा भी मैंने कुछ कंडीशंस बताई थी, कंडीशंस फॉर क्लेमिंग आईटीसी। सबसे पहले तो टैक्स इनवॉइस आ जाना चाहिए, जी। दूसरा, गुड्स पोजीशन में होना चाहिए, जी। तीसरा, टैक्स का पेमेंट हो गया होना चाहिए और रिटर्न फर्निश हो गया होना चाहिए, ये मैंने आप लोगों को बताया था, याद होगा। स्विच ओवर करते हैं, अगर टैक्सेबल टू नॉन टैक्सेबल, इजी है। सेक्शन 1613 आईटीसी का कैलकुलेशन, आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स, ये इंपॉर्टेंट था। इसमें मैंने बताया था कि अगर आपने कोई कैपिटल गुड्स परचेज किया था और उस कैपिटल गुड्स को अब आप सप्लाई कर दे रहे हो, यानी सब ट्रांसफर कर दे रहे हो। सोचो आपने कैपिटल गुड्स लिया, उस पर टैक्स दिया, उस सप्लाई जो आपने कैपिटल गुड्स लिया और जिस पर आपने इनपुट टैक्स दिया और उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट ले ली, आईटीसी ले लिया, उस कैपिटल गुड्स के इनपुट आने पर आपने उसकी आईटीसी ले ली, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले ली इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, और बाद में आपने उस कैपिटल गुड्स को ट्रांसफर कर दिया, सप्लाई कर दिया, तो क्या आपको आईटीसी मिलनी चाहिए थी? जी सर, हमको तो आईटीसी मिलनी चाहिए थी। हाँ, अब आपको आईटीसी नहीं उतनी मिलेगी जितनी आपने क्लेम की थी। कैसे मिलेगी? जितनी आईटीसी आपने ली है माइनस करते जाएं, जितने यूज किए हैं, जितने क्वार्टर या जितने पीरियड या जितने इंटरवल तक आपने उस कैपिटल गुड्स को अपने यहाँ यूज किया है, ये प्रेस्क्राइब्ड है, ये रूल्स में हम लोग को देखना पड़ेगा कि सरकार इसके पीछे किस तरह से रिडक्शन करती है इस मैटर को। पहले भी था क्वार्टर वाइज और ईयरली वाइज, अभी भी आएगा उसी वे में, लेकिन हाँ, हमको देखना है किस तरह से रिडक्शन होगा। अगर मैंने कोई एसेट 5 साल यूज किया और उसको मैंने ट्रांसफर कर दिया, तो ये 5 साल का मुझे जो आईटीसी मैंने लिया है उसका रिडक्शन मिलेगा, यानी जितना बच जाएगा उतना मुझे टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा या रिवर्सल करना पड़ेगा। मैं इसको पढ़ देता हूं फिर से। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स ऑन विच इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन टेकन, ओके, the registered taxable person shall pay an amount equal to the input tax credit taken, जितना मैंने input tax credit ले लिया है, reduced by the percentage point as may be specified in this behalf। जी बिल्कुल आपने सही बोला। अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो वो हमको इंतजार करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा कि सरकार कितना पॉइंट रिड्यूस करती है। आगे चलते हैं। बार ऑन आईटीसी आफ्टर फाइलिंग एनुअल रिटर्न, ठीक है। सेक्शन 60 ने मैंने आपको जॉब वर्क के बारे में बताया था। जॉब वर्क पे मैंने ये बताया था 43C याद होगा आप लोगों को, मुझे बताने की जरूरत नहीं। 43B, 43C, ये सब चीजें हम लोग पहले भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और जॉब वर्क के बारे में। तो फिलहाल 43A, 43B, 43C जॉब वर्क के बारे में मैंने बताया था कि जो प्रिंसिपल होता है ना, यानी मैंने आपको कोई जॉब वर्क दिया, तो आई विल बी रिस्पॉन्सिबल टू पे ऑफ ऑल द टैक्सेस। तो जो सामान मेरे पास इनपुट आया, मैंने उस पर कुछ वर्क किया, मैंने आपको जॉब वर्क करने के लिए दे दिया, आपको वो सामान 180 दिन के अंदर वापस करना है, तो मैं इस सामान जो मैंने खरीदा था उस पर जो मैंने टैक्स दिया था, मैं इसकी क्रेडिट ले लूंगा। आपका इससे कोई लेना देना नहीं। यू आर अ जॉब वर्कर, प्लेन, यू आर अ जॉब वर्कर। लेकिन हाँ, आप मुझे सर्विसेज दे रहे हो, तो मैंने शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 पहले भी डिस्कस किया है, उसमें मैंने आपको बताया था कि
आपको मान लिया जाएगा क्या, सर्विसेज, सर्विस सप्लायर, सप्लायर ऑफ सर्विसेज, तो वो अलग क्राइटेरिया हो गया। जितने की आप सर्विसेज हमको दोगे आप उतने का जीएसटी दोगे एज अ सर्विस। लेकिन जो मैंने इनपुट लिया है उस पर मैं प्रोसेसिंग करके मैं आपको आधे में काम देता हूं, या जो सामान मैं लेता हूं उसको मैं आपको देता हूं, आप प्रोसेसिंग करके मेरे पास वापस ले आते कर देते हो, तो आप जॉब वर्कर हो, मैं प्रिंसिपल हूं, तो मैंने जितना भी इनपुट टैक्स दिया है इन इनपुट्स पर वो सारा का सारा क्रेडिट मैं ही लूंगा, आप नहीं लोगे। जी सर, ये भी समझ में आ गई बात। अगर 180 दिन के अंदर, जब मैंने आपको सामान भेजा है तो 180 दिन के अंदर आप वो सामान हमको वापस कर दोगे जब से भेजा है। लेकिन हो सकता है कि वो सामान अब मेरे पास आए, मैं आपके पास भेजूं, मैं डायरेक्ट आपके पास ट्रांसफर कर सकता हूं, तो जिस दिन आपको वो सामान रिसीव हुआ है उसके 180 दिन के अंदर काउंट किया जाएगा कि वो सामान मेरे पास बैक हो जाए। कैपिटल गुड्स में सेम वही चीज, मेरे पास कैपिटल गुड्स है कि मैंने वो आपको भेजा तो आप 2 साल के अंदर मुझे वो कैपिटल गुड्स वापस कर दो। दूसरा, यहाँ तो मेरे पास है फिर मैं आपके पास भेजूं, अगर डायरेक्ट आपके पास चला है तो फिर क्या दिक्कत है, इनपुट टैक्स क्रेडिट तो मुझे ही मिलना है। सर इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 साल कहाँ से काउंट होगा, मैंने आपको बता दिया, सामान जब आपके पास रिसीव होगा तब से। मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैंने पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने डिटेल में ऑलरेडी फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेशन में ऑलरेडी देख चुके हैं। जी सर, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 16A इज ओवर, हम लोगों ने उसको डिटेल में देखा है। सेक्शन 17 जिसके बारे में आज हमको डिस्कस करना है, सेक्शन 17 क्या है सर? ये सेक्शन 17 बेसिकली ये सेक्शन 17 है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में। जब हम इसको देखते हैं ना, थोड़ा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है कि आईएसडी मींस व्हाट। और पहले भी 1-2 बार मैंने इस टॉपिक को थोड़ा स्किप करने की कोशिश की, लेकिन आज हम स्किप नहीं कर सकते क्योंकि इसके बिना तो ये टॉपिक खत्म ही नहीं होगा। तो हमको तो आज ये टॉपिक खत्म करना है, और इस टॉपिक को खत्म करने के लिए हमको आईएसडी की स्टडी करनी पड़ेगी। तो आईएसडी है क्या, जरा देखें। मान लेते हैं ये एक हेड ऑफिस है और इसकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं, ब्रांच नंबर 1, ब्रांच नंबर 2 एंड ब्रांच नंबर 3। अब हेड ऑफिस अपनी ब्रांचेस को काफी सारी फैसिलिटीज देता है, और कभी कभी होता क्या है कि सामान ये लेता है एज अ इनपुट, रिसीवर ये होता है हेड ऑफिस, और उस इनपुट को रिसीव करने के बाद ये इनको सप्लाई करता है इस इनपुट्स को, या डिस्ट्रीब्यूट करता है। सर समझ में नहीं आई। हेड ऑफिस ने एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर खरीदा या कोई सॉफ्टवेयर बनवाया, चाहे इंटरनल कंट्रोल के लिए हो या किसी पर्पस के लिए, मान लेते हैं, और इस सॉफ्टवेयर को उसने ब्रांच नंबर 1 को भी दिया, ब्रांच नंबर 2 को भी दिया, ब्रांच नंबर 3 को भी दिया। अब इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे उसने सीजीएसटी का पेमेंट किया होगा, एसजीएसटी का पेमेंट किया होगा और आईजीएसटी का पेमेंट किया होगा, माइट बी। क्लियर है? जी सर। अच्छा, अब दूसरी बात कि ये हेड ऑफिस इन ब्रांचेस को सप्लाई कर रही है या सर्विसेज दे रही है एज अ रनिंग एंड मेंटेनेंस के तौर पे, रिन्यूअल वगैरह सारी चीजें हेड ऑफिस देखेगी। अब इनवॉइस तो बना हेड ऑफिस के नाम। सर प्रॉब्लम कहाँ है इसमें? प्रॉब्लम ये है कि ये दिल्ली में है, ये कानपुर में है, ये सूरत में है और ये मुंबई में है। तो अब आप देखिए तो अलग अलग स्टेट नजर आ रहे होंगे। जी सर बिल्कुल अलग अलग स्टेट नजर आ रहे हैं। दिल्ली है डिफरेंट स्टेट, कानपुर यूपी, सूरत गुजरात एंड मुंबई महाराष्ट्र। अब अगर स्टेट अलग अलग हो गए तो बट ऑब्वियस है कि सिस्टम अलग हो जाएगा। सर इसमें सिस्टम क्या है? इसने ना सीजीएसटी का पेमेंट किया है, दिल्ली ने एसजीएसटी का पेमेंट किया है, दिल्ली ने आईजीएसटी का पेमेंट किया है। और अगर ये किसी को सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज देगी दिल्ली ऑफिस तो अपना क्रेडिट ले लेगी। अरे कैसी बात करते हैं आप,
कॉमन सेंस की बात है कि इसमें कितनी इनजस्टिस फील हो रहा है कि सामान इसने अपने नाम से इनवॉइस लिया, लेकिन एक्चुअल में सर्विसेज तो इन्होंने यूज की। तो अब सर्विसेज अगर इन्होंने यूज किया है तो जो टैक्स इसने पे किया है इसका तो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये ऐसा हेड ऑफिस है जो इस इनपुट सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अपनी ब्रांचेस या यूनिट्स में या अपनी फैक्ट्रीज में। अब चाहे वो डिफरेंट स्टेट्स में मौजूद हो, चाहे वो एक सेम स्टेट में मौजूद हो। प्रॉब्लम तो ये आती है, समझना ढंग से, कि सीजीएसटी है, सीजीएसटी और एसजीएसटी तो एक सेम स्टेट पर ही एप्लीकेबल होता है। अगर हम डील कर रहे हैं तो हमारे ऊपर जीएसटी लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी के फॉर्म में, अगर सेम स्टेट में डीलिंग हो रही है। तो अगर सेम स्टेट में डीलिंग हुई, सेम स्टेट से सामान खरीदा गया, तो ये ज्यादा परेशानी का मैटर नहीं है। प्रॉब्लम तो ये है कि हम यहाँ केवल एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहे, डिफरेंट आइटम्स की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि सेम स्टेट से खरीदा गया, हो सकता है डिफरेंट स्टेट से खरीदा गया हो, और इसने सीजीएसटी का भी पेमेंट किया, एसजीएसटी का भी पेमेंट किया और आईजीएसटी का भी पेमेंट किया। और अब इन चीजों को, इन सर्विसेज का ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है डिफरेंट स्टेट्स में या सेम स्टेट्स के डिफरेंट लोकेशंस पे। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो हमें इसको भी इनको देना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा क्रेडिट लेगा, ये तो गलत बात है। इसको ये सारा क्रेडिट इन तीनों में बांटना पड़ेगा, इसीलिए इसका नाम इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर रखा गया है। अब हमारा हेड ऑफिस जो दिल्ली ऑफिस है वो आईएसडी की तरह काम करेगा, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की तरह काम करेगा और इरेशनल होकर के बांट देगा, क्योंकि उसकी मर्जी है जैसा करना चाहो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो अपनी मर्जी से इनको ऐसे बांट देगा, ना ना ना। इसके लिए सेक्शन 17 में प्रोविजंस बने हुए हैं, बांटने का तरीका, डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका बताया गया है कि इसको हम कैसे इनको क्रेडिट्स देंगे। ये जब अपने यहाँ से सामान को जो ये लोग सप्लाई करते हैं, तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स करें या सप्लाई ऑफ सर्विस करें, तो इनको टैक्स देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा। तो जितना जीएसटी ये देंगे, ऑलरेडी इनके नाम से कुछ जीएसटी वहाँ से आएगा और ये उसका क्रेडिट ले लेंगे। दे विल बी बेनिफिटेड विद द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी इन द सेम वे सूरत एंड मुंबई ब्रांचेस और ऑफिसेस। ये पूरा सिस्टम हमको अब समझना है। हमने आपको पहले भी बता रखा है, जरा ढंग से सुने। हमने आपको कहा था सबसे पहले रैंकिंग हम देते हैं आईजीएसटी को, और आईजीएसटी की सबसे पहली प्रायोरिटी होती है आईजीएसटी से आईजीएसटी का पेमेंट करना, उसके बाद सीजीएसटी का पेमेंट करना, उसके बाद एसजीएसटी में यूज कर लेना अगर बच गया तो, याद होगा मैनर। इसके बाद हम लोग सेकंड रैंकिंग देते हैं सीजीएसटी को। सबसे पहले सीजीएसटी से सीजीएसटी का पेमेंट होता है, उसके बाद आईजीएसटी का पेमेंट होता है। एसजीएसटी में इसका कभी पेमेंट नहीं होता, यूज नहीं किया जा सकता। इन द सेम वे एसजीएसटी तीसरे नंबर पर आता है, इसका यूज सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिवन टू एसजीएसटी टू मेक द पेमेंट टू गेट द क्रेडिट। उसके बाद आईजीएसटी आता है, उसके बाद कुछ नहीं आता, सीजीएसटी में नहीं हो सकता। ये चीजें हम लोग रैंकिंग ऑलरेडी 1-2 बार देख चुके हैं और आज फिर से इस रैंकिंग की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। पूछें कैसे? पूछा? अच्छा, जरा ढंग से देख लें तो हर जगह आईजीएसटी यूज है। बस काम खत्म, मैं अब इसको हटाने जा रहा हूं। अगर डिफरेंट स्टेट में आपने सामान बेच दिया तो इस सीजीएसटी और एसजीएसटी का क्या करेंगे? क्या करेंगे? अगर डिफरेंट स्टेट में सामान बेचा है तो, अगर डिफरेंट स्टेट में सामान बेचा है तो आईजीएसटी अगर इनपुट सर्विस की तरह जा रहा है तो आईजीएसटी को क्रेडिट लेना कोई बड़ी बात नहीं है। अलग अलग स्टेट में है, अलग अलग स्टेट में है, अलग अलग स्टेट में है, और इसके पास आईजीएसटी की क्रेडिट है। और आईजीएसटी को अगर ये इसमें बांटेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी।
इसकी क्रेडिट ये आईजीएसटी को ले सकता है। कहां से ले सकता है? आईजीएसटी को आईजीएसटी में ये यूज कर सकता है, आईजीएसटी को ये सीजीएसटी में यूज कर सकता है, और आईजीएसटी को ये एसजीएसटी में भी यूज कर सकता है। जी, इन द सेम वे अगर इसको हम ये आईजीएसटी देते हैं तो ये कहीं भी यूज कर लेगा, ये आईजीएसटी देते हैं तो कहीं भी यूज कर लेगा। अरे ऐसा कौन सा आप डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी का कि इसको दे दो और दांत दिखाओ? मतलब ये कि सीजीएसटी और एसजीएसटी का इसको अगर हम बेनिफिट दे भी देते हैं और अगर ये सप्लाई नहीं करते हैं सेम स्टेट में, डिफरेंट स्टेट्स में करते हैं, ये आगे फर्दर सप्लाई डिफरेंट स्टेट्स में करते हैं, देन दे आर नॉट कैपेबल टू गेट द क्रेडिट देयर ऑफ। ये तो केवल देखने वाली बात हो गई, सीजीएसटी और एसजीएसटी आपने दे दिया। तो अब एक काम बोला गया कि आईजीएसटी तो बांट दिया सब में, इसको तो आईजीएसटी को एज ए आईजीएसटी बांटा गया, आईजीएसटी को आईजीएसटी की तरह बांटा गया, आईजीएसटी को आईजीएसटी की तरह बांटा गया, कोई दिक्कत नहीं आई, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई। आईजीएसटी को आईजीएसटी की तरह बांट दिया, यहां से आईजीएसटी खत्म, अब ये लोग क्रेडिट ले लेंगे आईजीएसटी की तरह, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम तो उस समय है जब सीजीएसटी और एसजीएसटी आएगा। क्यों ना हम सीजीएसटी एंड एसजीएसटी को आईजीएसटी मान लें। सर क्या बोल रहे हैं? जी मैं सही बोल रहा हूं। क्यों ना सीजीएसटी को और एसजीएसटी को हम आईजीएसटी मान लें, क्यों ना सीजीएसटी को और एसजीएसटी को हम आईजीएसटी मान लें। हमारी सारी प्रॉब्लम खत्म, पूरा का पूरा क्रेडिट भी दे दिया इन लोगों को, क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया और काम भी हो गया काम अपना। लेकिन ये एक प्रॉपर चालान के थ्रू करना पड़ेगा, सप्लाई नहीं हो रही है, ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन हाँ ढंग से सुनेंगे, ये जब भी इनको ये क्रेडिट्स देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इनपुट सर्विस का जो डिस्ट्रीब्यूशन देंगे, जब भी देंगे ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के थ्रू देंगे। किसके थ्रू? प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। क्लियर? अब थोड़ा एक बार स्टडी कर लेते हैं ताकि ये चीज समझ में आए कि जो मैंने आपको बताया आपने इसका क्या मतलब निकाला। 17(1) The input service distributor may distribute in such manner as may be prescribed. इसके लिए रूल्स बनेगा। The credit of CGST as IGST. The credit of इधर CGST को किसकी तरह देने? IGST को। हाँ या ना? CGST as IGST and IGST as IGST, ठीक है। तो IGST को IGST माना गया है, CGST को भी IGST माना गया है और SGST को भी IGST माना लिया गया। तो अब होगा क्या कि IGST का यूज आप कहीं भी करो, इनको फ्रीडम दे दी गई, अब आप इस झंझट में मत पड़ो। हाँ आपके पास जो ये क्रेडिट जो आपके पास इनपुट सर्विस का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और जो अब आप क्रेडिट लेंगे इस, अब CGST की आप क्रेडिट नहीं लेंगे क्योंकि CGST अब आप IGST की तरह यूज कर सकते हैं, SGST आप IGST की तरह यूज कर सकते हैं और IGST तो आप IGST की तरह यूज कर सकते हैं। इसका मतलब कि ब्रांचेस को पूरी तरह फ्रीडम दे दिया गया कि आप इसको कहीं भी यूज कर लो। इसका यूज आप पेमेंट करने में कर सकते हो, सबसे पहले IGST में, दूसरा CGST में, तीसरा SGST में। सिंपल, देखो कितना बड़ा बेनिफिट दे दिया गया इन लोगों को, इनकी अब टेंशन ही नहीं है। इसको भी आसान हो गया काम कि अगर इनको ये बांट देता है तो ये उस टैक्स का कहीं भी यूज कर सकते हैं जी। इसी तरह SGST एक्ट में क्या बनाया गया होगा? अगर ये सारे लोग एक ही स्टेट में हो, यानी कानपुर का केस हो, लखनऊ का केस हो और आगरा का केस हो, यानी ये तीनों लोग, ये सारे लोग यूपी में हैं, सेम स्टेट में है। रेसिपिएंट लोकेटेड इन डिफरेंट स्टेट, रेसिपिएंट लोकेटेड इन सेम स्टेट, हाँ या ना? बिल्कुल सही है। तो अब जरा देखें, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल बनाया, मेरी बात ढंग से समझेंगे, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल बनाया होगा तो उसने क्या बनाया होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो CGST को चेंज कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट और IGST को चेंज कर सकता है। SGST पर उसका अधिकार नहीं है, उसको SGST एक्ट में तैयार करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो जब आप यहां देखेंगे
तो मैंने 17(1) में 2 पॉइंट दिए हैं। पहला दिया है CGST, तो इसका मतलब वो CGST एक्ट के बारे में है, और दूसरा है SGST जो SGST एक्ट के बारे में है। यानी कि CGST इन दो के बारे में बोलेगा कि CGST को भी ISGST की तरह लेगा और IGST को भी IGST की तरह लेगा, और SGST में SGST स्टेट गवर्नमेंट ने अपना सिस्टम बनाया, फॉर्मेट बनाया उसी सेक्शन में 17 में, और वही चीज बोली है कि SGST को हम लोग IGST की तरह लेंगे। देखें दोनों चीजों को अगर मिला करके पढ़ेंगे, 17(1) में मैंने 2 पॉइंट दिए हैं, और इन दोनों को जब आप ऐड करके पढ़ेंगे तो ये चीज अपने आप निकल करके आएगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं। मैंने तो सिंपल वर्ड में आपको बता दिया, मैं फिर से पढ़ूं और फिर से बताऊं। अब आपको ये डाउट हो रहा होगा कि जब पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा तो उसमें CGST और IGST का नाम आया था, दूसरे पॉइंट में जब 17(1) का ही दूसरा जो पैरा पढ़ रहे हैं तो उसमें केवल SGST का नाम है। वो इसलिए नाम है क्योंकि जो पहला पैरा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि CGST एक्ट में दिया हुआ है, और दूसरा जो दिया है वो SGST एक्ट में दिया है, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2016 में, और ऊपर वाला जो दिया है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2016 में दिया है। अब बात समझ में आई? तो देने का तरीका अलग अलग है लेकिन सिस्टम यही है। जब 17(1) के दोनों पॉइंट्स को आप ऐड करके पढ़ेंगे तो यू विल गेट द सेम कंक्लूजन। मैं फिर बोल दूं, अगर आपको अलग अलग समझना है मैं फिर से समझा देता हूं। कहा गया, छोड़ देते हैं सेम स्टेट वाला भी छोड़ देते हैं, रहने देते हैं कानपुर, सूरत और मुंबई। है क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट IGST को चेंज कर सकती है और CGST को चेंज कर सकती है। ये पावर किसके पास है? CGST एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट, और SGST में चेंजेस लाने का पावर या उसको यूज करने का पावर SGST एक्ट में होगा। जी सर बिल्कुल है। तो इसमें कहा गया IGST को तो हम IGST की तरह यूज करेंगे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि CGST को हम IGST की तरह यूज करेंगे। ये किसने बोला? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और CGST को IGST की तरह यूज कर सकते हैं, ये किसने बोला होगा? स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट ने बोला होगा। तो देखिए पहले पैरा में इन दोनों के बारे में बात है, सेकंड पैरा में इसके बारे में बात है, 17(1) में ही हो जाएगा अब ये। लेकिन ये जो भी जाएगा ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू होगा, यानी जो यहां से यहां जाएगा सामान वो चालान के थ्रू जाएगा। किसके थ्रू जाएगा? चालान के थ्रू जाएगा। किसके थ्रू जाएगा? चालान के थ्रू जाएगा। आगे आकर डिस्कस करेंगे इसके बारे में। हो गया? जी सर आपने ये टॉपिक समझा दिया और हमें समझ में आ गया। दूसरी बात, हम वापस आते हैं, अगर सेम स्टेट में हो सकता है ये कानपुर में हो, ये लखनऊ में हो और ये आगरा में हो, और ये हमारा दिल्ली ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रिसिपिएंट मस्ट बी इन द सेम स्टेट। अगर रिसिपिएंट सेम स्टेट्स में है तो क्या करेंगे? फिर प्रॉब्लम आई। सेम स्टेट में है तो CGST और IGST में चेंज करने का पावर तो CGST एक्ट में आएगा, और SGST में चेंज करने का पावर SGST एक्ट में आएगा। क्या मान लिया जाए? अगर सेम स्टेट में, ये सारे सेम स्टेट्स में लोकेट करते रेसिपिएंट्स, क्या बोला जाए? अब तक हम लोगों ने SGST को IGST माना था, क्यों न हम IGST को CGST मान लें? IGST को CGST मान लें, सेम स्टेट में आ गया तो। CGST तो है ही CGST, और SGST को SGST रहने देते हैं, SGST को SGST रहने देते हैं। तीसरा देखें, इसमें 17(2) के सेकंड पॉइंट में SGST का पावर, SGST एज SGST, तो SGST को SGST रहने दो, इसे ना चेंज करो। सर आप ये भी तो कह सकते हैं कि IGST को आप SGST बना लो। हाँ कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। IGST को CGST बना लो या IGST को SGST बना लो, बात खत्म, आपका झंझट खत्म हो जाएगा। अगर आप सेम स्टेट्स में रेसिपिएंट आए इन द सेम स्टेट्स, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहां से जो इनपुट सर्विस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें जो टैक्स यहां से निकल करके इनके पास क्रेडिट लेने के लिए पहुंचेगा, तो वहां पर CGST को CGST ही रहने दो, क्योंकि सेम स्टेट में ये सारे लोग हैं।
और यहां से आईजीएसटी निकल रहा है तो उसको भी सीजीएसटी मान लो, आईजीएसटी निकल रहा है तो उसको एसजीएसटी मान सकते हो, एसजीएसटी तो एसजीएसटी है ताकि लोग अपना क्रेडिट ले सकें, कहीं से कोई दिक्कत ना आ सके। मैं इसको फिर से स्टडी करता हूं 17(2) को। The input service distributor may distribute in such manner as may be prescribed the credit of CGST and IGST as CGST, CGST and IGST as CGST by way of issue of a prescribed document containing the amount of input tax credit being distributed or being reduced thereafter, where the distributor and the recipient of credit being a business vertical are located in the same state. Same state the input service। तो दूसरा पॉइंट एसजीएसटी के बारे में बोल रहे हैं, तो एसजीएसटी और आईजीएसटी दोनों को एसजीएसटी की तरह माना जाएगा। The credit of SGST and IGST as SGST being a business vertical are located in the same state। यहाँ तक तो कोई दिक्कत, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस दी हैं जिनको हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बताया कि बिना प्रेस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट के ये क्रेडिट आप पास ऑन नहीं कर सकते, मतलब इस टैक्स को दूसरों को नहीं ट्रांसफर कर सकते, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, इसके लिए आपको चालान देना पड़ेगा। पहला पॉइंट वही है। दूसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने क्या बोला, सबसे इंपॉर्टेंट है द अमाउंट ऑफ द क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटेड, जो ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा, शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ क्रेडिट अवेलेबल फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन। किसी भी कीमत पे क्रेडिट से ज्यादा का अमाउंट हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते जी। क्रेडिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, क्रेडिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, इसने जो टैक्स का पेमेंट किया है that is the amount of tax which has already been paid by the head office, and this is the amount of credit available, credit lie with the head office for the purpose of distribution amongst the different locations in the same states or different states। is it clear? अच्छा, इसका क्या मतलब निकलता है, जब हम थोड़ी देर बाद आएंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जी, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस समय आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। तीसरा कहा गया है कि अगर कोई क्रेडिट, मान लीजिए मैंने कोई सामान इसको भी दिया, इसको भी दिया, इसको भी दिया, सर्विसेज की बात हो रही है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अब याद आ रहा है, जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होता है ना, नाम ही है, भले ही ये हेड ऑफिस मैन्युफैक्चरिंग का काम करे, मेरी बात ढंग से समझना, भले ही ये हेड ऑफिस सप्लाई का काम करे, चाहे सप्लाई ऑफ गुड्स का, चाहे सप्लाई ऑफ सर्विस का, मेरी बात ढंग से समझने की कोशिश करनी है। हेड ऑफिस कोई भी काम करे, चाहे सप्लाई ऑफ गुड्स, चाहे सप्लाई ऑफ सर्विसेज, चाहे दोनों, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन के मैटर पे ढंग से, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन के मैटर पे आईएसटी यानी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर यानी दिल्ली ऑफिस सप्लायर ऑफ सर्विस मानी जाएगी, सप्लायर ऑफ सर्विस मानी जाएगी, डीम्ड सप्लायर ऑफ सर्विस, दैट्स इट। इसका क्या काम है एक्चुअल में, ये मैन्युफैक्चरर है, सप्लायर ऑफ गुड्स है, वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट दैट। फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनपुट सर्विस इट विल बी ट्रीटेड एज अ सर्विस सप्लायर। जी सर, बात खत्म। तो ये सप्लायर ऑफ सर्विस हो गया फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट अवेलेबल विद द हेड ऑफिस और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। जी, हम लोग आगे आते हैं, बात कर रहे थे कि अगर कोई स्पेसिफिक, मान लीजिए इसने कोई सर्विस ली और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, इसने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पूरा का पूरा केवल और केवल ब्रांच वन को दे दिया, कानपुर को 100%, तो इसका पूरा का पूरा क्रेडिट इसी के पास जाएगा, इनके पास नहीं जाएगा। यानी अगर स्पेसिफिकली किसी ब्रांच या ऑफिस के पास वो जाता है इनपुट, तो उसका क्रेडिट भी उसी को मिलेगा स्पेसिफिकली। लेकिन अगर ये सब में बांटा गया है, मेरी बात ढंग से समझना, सब में बांटा गया है, तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा टर्नओवर के बेसिस पर। किस रेशियो में? इसका और इसका टर्नओवर जो होगा उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जी, उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं, खत्म होने की कगार पे है, दैट इज गोइंग टू बी एंड, मींस केवल सेक्शन 18 बचा है, हार्डली इट विल टेक 4 to 5 minutes, हार्डली इट विल टेक 4 to 5 minutes।
but right now we have to solve some questions. We have to solve some questions so that we can clear our concept. जाहिर सी बात है बिना प्रैक्टिकल के तो कंसेप्ट क्लियर भी नहीं होता, तो हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. शुरू के 2-3 पॉइंट हैं वो एग्जाम्पल्स हैं. दोज आर नॉट क्वेश्चंस बेसिकली. आफ्टर दैट यू विल गेट अ क्वेश्चन इन द नेम ऑफ एग्जाम्पल. चेक. द कॉर्पोरेट ऑफिस ऑफ XYZ लिमिटेड इज एट न्यू दिल्ली. ये XYZ लिमिटेड है, उसकी हेड ऑफिस है दिल्ली में. ठीक. with its business location of selling and servicing of goods at New Delhi, Chennai, Mumbai and Kolkata. For example, if the software license, अब दिल्ली ने क्या किया, एक सॉफ्टवेयर लाइसेंस लिया है, जो मैंने एग्जांपल दिया कुछ इसी तरह का है. एंड मेंटेनेंस इज यूज्ड एट ऑल द लोकेशन, इनवॉइस इंडिकेटिंग CGST एंड SGST. और इसने जो सॉफ्टवेयर लाइसेंस लिया है CGST एंड SGST शो हो रहा है उसमें. ओके. is received at corporate office since the software is used at all in the 4 locations. 4 locations में यूज हो रहा है. कहाँ यूज हो रहा है, ऊपर हम लोगों ने देखा था अभी. न्यू दिल्ली, चेन्नई, मुंबई एंड कोलकाता. कहा the same has to be distributed to all the 4 locations. For that reason the Delhi corporate office has to act as ISD to distribute the credit. अब इसका बेनिफिट इन चारों को मिलेगा और ये ऑफिस जो दिल्ली ऑफिस है इसको हम ISD इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की तरह मानेंगे. दिस इज द एग्जांपल व्हिच इज गिवन टू यू टू क्लैरिफाई द कंसेप्ट. क्वेश्चन नंबर 2. In the above illustration, if the corporate office Delhi and ISD receives invoice indicating 4 lakhs of CGST, इधर देखें 4 लाख CGST में है and 7 lakhs IGST. IGST मिल गया इसको 7 लाख का. It can distribute both CGST of rupees 4 lakh and IGST of rupees 7 lakh. अब चूंकि ये डिफरेंट स्टेट्स में है, ये वेस्ट बंगाल में है, ये महाराष्ट्र में है, अलग अलग आपका तमिलनाडु में है और दिल्ली है. अब करें तो करें क्या, स्टेट अलग अलग है. अगर स्टेट अलग अलग हैं तो CGST क्या कर रहा है, IGST को आप IGST ही रहने दो, बेनिफिट मिल जाएगा. IGST को आप IGST रहने दो, बेनिफिट तो वैसे ही मिल जाएगा. IGST को IGST रहने दो, IGST को IGST रहने दो. हाँ, अब आपको ना CGST को भी इन चारों में बांटना पड़ेगा एज अ IGST, क्योंकि CGST ये लेकर करेंगे क्या, हम तो इनको मैक्सिमम बेनिफिट देना चाहते हैं ताकि ये इस क्रेडिट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकें. तो CGST will be treated as IGST, so that IGST in totality can be used first of all for IGST, secondary for CGST and lastly for SGST. देखो ना मैक्सिमम बेनिफिट मिल गया. Is it clear? जी. तीसरा, in the above illustration also receives SGST of rupees 6 lakh. तो SGST को भी आप क्या मान लो, IGST, IGST, IGST and IGST. It can distribute SGST as IGST. ऊपर वाले में 11 लाख as credit of IGST. हो गया, काम खत्म. आपको समझ में आ गया. Example number 1, example number 2 and example number 3. Now example number 4, the most important, जिसमें आप लोग सीखेंगे how to distribute or allocate the input service distributors tax credit. Is it clear? देखा जाए, ढंग से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल है 4. व्हेन द ISD इज वन स्टेट एट दिल्ली एंड द रेसिपिएंट ऑफ क्रेडिट, यानी सप्लायर्स और लोकेशंस आर इन डिफरेंट स्टेट्स. द फर्स्ट वन इज चेन्नई, तमिलनाडु, ओके, एंड बैंगलोर, कर्नाटका. बैंगलोर आप कहाँ पे है सर, मालूम है कर्नाटका स्टेट में है. और चेन्नई कहाँ पे है सर, मालूम है तमिलनाडु में.
ये आपके स्टेट हो गए। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, सर्विस रिसिपिएंट और लोकेशंस। एज्यूम द टर्नओवर फॉर द रेलिवेंट पीरियड ऑफ चेन्नई। टर्नओवर, यहां का टर्नओवर है 10 करोड़ और यहां का टर्नओवर है 30 करोड़। अब आगे की बात कहता है, जो दिल्ली ऑफिस है उसने आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी है। दिल्ली ऑफिस ने आपको कहा है SGST, CGST और IGST, इसके बारे में उसने आपको कुछ इंफॉर्मेशंस दी हैं। डायरेक्ट अवेलेबल है, जो डायरेक्ट कनेक्ट करता है चेन्नई से, वो है 5, 5 एंड 10। अच्छा, बैंगलोर से डायरेक्ट कनेक्ट करता है, डायरेक्ट स्पेसिफिकली, मैंने अभी लास्ट पॉइंट यही रेज किया था, अगर स्पेसिफिक है तो स्पेसिफिक उसी को दो, दूसरे को देने की कोशिश मत करना जी। और कॉमन क्रेडिट्स हैं, डायरेक्ट नहीं है, ये कॉमन है। SGST में है 5, 7 एंड 8। इन टोटलिटी अगर आप देखें तो 13, 14 एंड 23। इन टोटलिटी हमें इस 50 लाख रुपए की क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ताकि चेन्नई और बैंगलोर इस क्रेडिट को यूज कर सकें इनपुट टैक्स क्रेडिट में, ITC में। कैसे करेंगे उसकी बात करेंगे अब। एलोकेशन ऑफ ITC बाय IST। आप ITC ना लिख करके इनपुट टैक्स लिख दें। किसको किसको बांटना है सर, बोलिए मत, मालूम है 2 ही हैं, ज़्यादा आपने टेंशन नहीं दी है। चेन्नई में बांटना है और बैंगलोर में बांटना है। लेकिन जब अलग अलग स्टेट में हैं तो मैंने आपको कहा IGST एज IGST कुछ मत बोलिए, डायरेक्ट है ना, 10 चेन्नई को चेन्नई में दे दें, चेन्नई को चेन्नई में दे दें, बैंगलोर को बैंगलोर में दे दें। प्रॉब्लम तो CGST और SGST के साथ है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था IGST को IGST दे देना, लेकिन CGST को भी आप IGST की तरह दे देना। तो CGST है 5 डायरेक्ट वाला और 2 डायरेक्ट वाला। अब बात करते हैं SGST, स्पेसिफिक है, सोचना मना है, आप IGST की तरफ बांट दो, 5 चेन्नई को और 3 बैंगलोर को। प्रॉब्लम आई कॉमन क्रेडिट्स। कॉमन कितना है, CGST एज IGST। चलें, IGST एज IGST कितना है, 8। अब 8 को हमें इन दोनों में बांटना है। कैसे बांटेंगे सर, टर्नओवर के बेसिस पर। आपने कहा ना, अगर कई लोकेशंस को बांटा गया है तो आप टर्नओवर के रेशियो मार दो, 1:3 के रेशियो में। तो 8 को आपको 1:3 के रेशियो में, CGST को आप IGST की तरफ बांट दो, कितना है 7, 1:3 के रेशियो में। और SGST को आप IGST की तरफ बांट दो, कितना है 5। IGST की तरफ बांटना है, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल आया आपका, चलिए अलग अलग बांटे हैं एक साथ, आप लोग कैलकुलेटर से कर लेंगे। सर हम लोग कर लेंगे, आप मत करवाइए। 8 और 7 इसको बांटना थोड़ा आसान होगा, 1:3, 1:3, 4, ओके, 20, 5 और 15 बढ़ जाएगा 1:3 के रेशियो में। टोटल अवेलेबल कितना हो गया, अब टोटल IGST कितना हो गया, यानी अब चेन्नई के पास टोटल IGST अवेलेबल है 25, जिसकी वो क्रेडिट ले सकता है ITC में। बैंगलोर के पास टोटल IGST हो गया 25।
कहीं कोई दिक्कत है? नहीं सर। इसको नोट करने कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। हटा सकते हैं, समझ में तो आया होगा। अब आते हैं, ये समझ लीजिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद तो फालतू फालतू के क्वेश्चन है। सेम स्टेट की बात करते हैं, हाउ टू एलोकेट इट। हुबली में है, आईएसडी इन वन स्टेट से हुबली यानी कर्नाटका में हुबली है, और रिसिपिएंट है इसके डिफरेंट वर्टिकल ऑफ द सेम स्टेट। मैसूर ये भी कर्नाटका में है, और बेंगलोर ये भी कर्नाटका में है। अब चूंकि एक सेम स्टेट्स में एज्यूम द टर्नओवर फॉर द रेलिवेंट पीरियड ऑफ मैसूर इज 10 करोड़। टर्नओवर कितना है? 10 करोड़ एंड 30 करोड़ बेंगलोर का। सेम दिख रहा है। क्रेडिट अवेलेबल, हुबली के पास जो क्रेडिट अवेलेबल है, हुबली ने आपको कुछ इंफॉर्मेशंस दे रखी हैं। वो इंफॉर्मेशन दे रखी हैं एसजीएसटी की, सीजीएसटी की और आईजीएसटी की। डायरेक्ट है, मैसूर से रिलेटेड 5, 5, 10। ओके, बैंगलोर से रिलेटेड। सर डायरेक्ट में तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आती। हाँ, डायरेक्ट में तो दिक्कत नहीं आती, लेकिन इस क्वेश्चन में एक जगह दिक्कत आएगी। कहाँ आएगी? अभी हम बता देते हैं कहाँ आने वाली है दिक्कत। 5, 7 एंड 8 ये है आपका। अब आपको इसको क्रेडिट्स अवेलेबल करवानी है अपनी ब्रांचेस को। एलोकेशन ऑफ इनपुट टैक्स सेम स्टेट्स, स्टेट मैसूर एंड बैंगलोर। डायरेक्ट और मैंने यहाँ पर अगर जाएं वापस तो हम लोगों ने यहाँ पर आईजीएसटी को सीजीएसटी मान लें तो क्या बुराई है? सेम स्टेट है ना। कंसेप्ट पर अगर वापस जाएं सेक्शन 17 के सब सेक्शन 2 में, तो सीजीएसटी को हम लोगों ने सीजीएसटी मान लिया और आईजीएसटी को भी सीजीएसटी मान लिया। हाँ, सीजीएसटी को सीजीएसटी माना तो वो सीजीएसटी में भी यूज हो जाएगा और उसके बाद आईजीएसटी में भी यूज हो जाएगा। आईजीएसटी को सीजीएसटी मान लेंगे तो सबसे पहले सीजीएसटी में यूज हो जाएगा, उसके बाद आईजीएसटी में यूज हो जाएगा, क्योंकि सेम स्टेट की बात होगी। सेम स्टेट में आईजीएसटी को प्रायोरिटी क्यों दे रहे हैं भाई? समझ में आई बात जी? तो एसजीएसटी को एसजीएसटी मान लें, सीजीएसटी को सीजीएसटी मान लें और आईजीएसटी को सीजीएसटी मान लें। कुछ भी नया नहीं है इसमें। तो एसजीएसटी एस एसजीएसटी डायरेक्ट वाली बात हो रही है तो मैसूर में 5 है और बैंगलोर में 3 है। सीजीएसटी एज सीजीएसटी, हाँ 5। अब यहां पर ऐसे काम नहीं चलेगा, जैसे मैंने ये फॉर्मेट बना लिया, थोड़ा सा अब हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। बैंगलोर
CGST, SGST, CGST, SGST, क्योंकि सारी चीजें इन्हीं दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होनी है। अब SGST को SGST की तरह रखना है, 5 मैसूर का है और 3 आपका बैंगलोर का है। CGST को CGST ही रखना है, 5 मैसूर का है एंड 2 बैंगलोर का है। अच्छा, IGST को आप CGST बना लो। अगर आप चाहो तो IGST को SGST बना सकते हो, लेकिन थोड़े से अमेंडमेंट की जरूरत है। सरकार को यहां पर थोड़ा सा अमेंडमेंट करना पड़ेगा। अगर अमेंडमेंट नहीं करती है सरकार, तो हम तो अपने क्लाइंट को मैक्सिमम बेनिफिट देने का सोचेंगे और टैक्स के इंटेंशन को समझते हुए, इंटेंशन तो टैक्स का ये नहीं ना हो सकता कि IGST को CGST भी मान लो, फिर IGST को SGST भी मान लो। सर बात तो आप बिल्कुल सही करें, अगर ये दोनों सेक्शंस को अलग अलग पढ़ेंगे तो ये समझ में आएगा कि IGST को CGST भी मानो और IGST को SGST भी मानो, डबल डबल बेनिफिट कैसे हो सकता है? इट इज नॉट अ इंटेंशन ऑफ द एक्ट क्लियरली, सो वी शुड नॉट ट्राई टू गो इनटू द डिस्कशन, और यू कैन से दैट कि हमको इन झमेलों में नहीं पड़ना, सीधी सी बात। तो अगर हमें इन लिटिगेशंस में अगर नहीं जाना, तो हम एक कॉमन सेंस निकाल सकते हैं इस चीज़ से कि सरकार का क्या इंटेंशन रहा होगा। सरकार का ये इंटेंशन तो कभी नहीं रहा होगा कि अगर आपने सामान में टैक्स दिया है 10 रुपए तो उसकी क्रेडिट ले लो 20 रुपए की। नॉट एट ऑल, देयर इज नो सच टाइप ऑफ इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। यस, क्योंकि 2 डिफरेंट एक्ट है, CGST एक्ट है, SGST एक्ट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपने हिसाब से अपना रूल बना लिया और स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपने हिसाब से अपना रूल बना लिया, और दोनों लोग अपने अपने हिसाब से बिल्कुल सही हैं। हाँ, नीचे एक क्लैरिफिकेशन दे देना चाहिए था, इफ वंस IGST हैज बीन ट्रीटेड एज CGST देन इट कैन नॉट बी ट्रीटेड और यूज्ड अगेन फॉर द SGST पर्पसेस। ठीक, नहीं मानते हम, तो ये इंटेंशन लेकर चलेंगे कि IGST को CGST मानो, क्योंकि CGST का यूज CGST में भी हो सकता है और IGST में भी हो सकता है। तो सर SGST का भी तो यूज SGST में भी हो सकता है और IGST में हो सकता है, वो आपकी मर्जी, मैंने कुछ बोला नहीं, आप कर सकते हो। IGST को भी आप चाहो तो आप SGST बना सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो IGST को फिर से SGST बना लो, क्योंकि एक्ट में 2 बार लिखा है, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट के, तो हम ऐसा करने वालों में से नहीं है और ना हम इन लिटिगेशंस में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इसका सॉल्यूशन यही आएगा जो अभी मैं आपको बता रहा हूं। IGST एज SGST, CGST 10 को आप CGST मान लो और 5 को आप CGST मान लो। क्लियर हुआ? अब कॉमन की बात हो रही है। कॉमन कितना है? CGST एंड IGST, CGST एंड IGST टोटल मिलाकर कितना है? 15। और SGST कितना है? 5। क्या करें? डिस्ट्रीब्यूट करें। CGST और IGST, इसको हम CGST मान सकते हैं। किस बेसिस पर बांटे? इस 15 को हमें 10 और 3 के रेशियो में बांटना होगा, 1:3। 15 को अगर डिवाइडेड बाई 4 करें, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्लियर? 5 को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें, SGST को SGST ही मानेंगे, (1.25, 3.75) ओके, कुछ ये हिसाब किताब आया। इज इट क्लियर? जी सर, समझ में आया।
अब आते हैं, बात करते हैं उस पॉइंट पर जो मैंने कहा था इम्पॉर्टेंट है और अभी समझ में नहीं आएगा, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तब समझ में आएगा। सेक्शन 17 की कंडीशंस आपके पास होंगी पेज नंबर 6 पर, और उसमें सेकंड कंडीशन मैंने पढ़ते पढ़ते थोड़ा स्टॉप किया था आपको, और मैंने बोला था कि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना तो उस समय देखा जाएगा। तो अब जरा देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। पॉइंट नंबर 2, द अमाउंट ऑफ द क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटेड शैल नॉट एक्सीड, जो कंडीशन है सेक्शन 17 में उसका पॉइंट नंबर बी, द अमाउंट ऑफ द क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटेड द अमाउंट ऑफ द क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटेड शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ क्रेडिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्सिमम क्रेडिट आप कितनी दे सकते थे? 3, तो यहां से भी आप इसको हटा दो। इससे ज्यादा का SGST आप इसमें दोबारा नहीं दे सकते। सेम इसी तरह ज्यादा नहीं दे सकते, तो ये है अपनी लिमिट में, कोई दिक्कत नहीं है, टोटल कर लें। अब यहां पर जो मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा 3.75 ना मिल करके 3 मिलेगा। टोटल बेनिफिट मिला 6, 18.75 ये मिला है बैंगलोर को। बैंगलोर के हाथ में CGST के नाम से गया और बैंगलोर के पास SGST के नाम से गया। मैसूर के पास 6.25 SGST के नाम से गया, 18.75 CGST के नाम से गया। That's it। समझ में आई बात? जी सर समझ में आई। नोट करना है? बिल्कुल नोट करेंगे, लेकिन हम एक आगे एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं ताकि हम आपको आज अभी टाटा कह सकें। आप नोट करते रहेंगे, अब कुछ नोट करने वाला ज़्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। A Limited has input service credit of 35 lakh used by more than one location to be distributed amongst recipient location X, Y and Z। अब हमें नहीं मालूम लोकेशन सेम स्टेट में है या डिफरेंट स्टेट में है। द टर्नओवर ऑफ X, Y, Z इज 13, 10, 15 एंड 5। तो टर्नओवर के रेशियो में सर बांट दीजिए ना। आपके पास 35 लाख रुपए है, तीनों में 10, 15 और 5 के रेशियो में बांट दीजिए। लेकिन कह रहा है 5 लाख जो है ना वो Z का है, तो 35 में से 5 Z को दे दें और 30 लाख को 10, 15 और 5 में बांट दें। तो वही रेशियो आ गया 10, 15, 5, 30 बंट गया 10, 15, 5 और 5 तो उसका Z का था ही, 10 Z के पास चला जाएगा, यानी X के पास जाएगा 10, Y के पास जाएगा 15 और Z के पास जाएगा 5 रेशियो वाला और 5 उसका अपना, टोटल 10। दिस इज योर आंसर। मुझे कुछ बताने की जरूरत थी ही नहीं इसमें। जी सर, सेम यही क्वेश्चन आगे भी आपका दिया है। मुझे नहीं लगता इसमें आपको दिक्कत होगी। मुझे आपको सेक्शन 18 के बारे में बताना है। अगर आपने हेड ऑफिस ने गलती से क्रेडिट ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दी, हेड ऑफिस ने गलती से क्रेडिट ज्यादा यूज कर ली, यानी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, देना था 10 दे दिया 12, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया 12 का, तो अगर ये हेड ऑफिस की गलती है तो इसका कलेक्शन रिकवरी हेड ऑफिस से ही होगा सेक्शन 51 के हिसाब से, डिमांड एंड रिकवरीज इंटरेस्ट के साथ। किसके से होगा? हेड ऑफिस की गलती हेड ऑफिस से वसूली जाएगी। और इसी सेक्शन 18 में बोलता है अगर बांटा तो सही गया है लेकिन बांटा तो सही गया है लेकिन गड़बड़ हो गई है ना, सेक्शन 17 के प्रोविजंस को ध्यान में ना रखते हुए क्रेडिट दे दी गई है और क्रेडिट ज्यादा चली गई है। पहला बोलता है 18(1) कि एक्सेस क्रेडिट चली गई हेड ऑफिस के कारण। मैं पढ़ देता हूं इसको ताकि क्लियर हो सके। वेयर द क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द ISD इज इन एक्सेस ऑफ द क्रेडिट अवेलेबल। अवेलेबल कितनी थी? 40। अवेलेबल कितनी थी? ये टोटल। मैंने इससे ज़्यादा की क्रेडिट दे दी, 50 है तो मैंने 60 की क्रेडिट दे दी, तो ये IST जो X से वसूला जाएगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एज पर सेक्शन 51 डिमांड एंड रिकवरीज। वेयर द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूट्स द क्रेडिट, और जहां पर हेड ऑफिस ने डिस्ट्रीब्यूशन किया है डिफरेंट लोकेशंस को और सप्लायर्स को अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 17, सेक्शन 17 के प्रोविजंस को वायलेट करते हुए अगर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है तो ये जो डिफरेंट लोकेशंस है ना उनसे मांगा जाएगा ये एक्सेस की रिकवरी सेक्शन 51 इंटरेस्ट के साथ।
तो डिमांड एंड रिकवरी सेक्शन 51 के साथ इंटरेस्ट भी लगेगा और ये रिकवरी होगी डिफरेंट लोकेशंस या सप्लायर्स से. Where the input service distributor distributes the credit in contravention of the provisions contained in section 17, resulting in excess distribution of credit. In first case also it was the case where the excess distribution of credit has been given to different locations. In the second case also, but in the second case there is a contravention of the provisions of section 17. This is the word specifically given, and if this is the case, then the government will recover the amount of excess credit from the different location by using section 51 and by charging an extra amount of interest. जी सर, ये समझ में आ गई बात. बस अब आप इस टॉपिक को नोट करेंगे और होप सो आपको ये टॉपिक पूरी तरह से समझ में आया होगा. जब जब इसमें कोई अपडेशन या अमेंडमेंट आएगी, आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट टू मेक इट क्लियर टू यू. तब तक के लिए, नेक्स्ट सेशन तक के लिए हम लोग को टाटा और बाय बाय. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट.